Hello students, today we are going to solve exercise question of chapter number 4 motion in plane. Question number 1 है हमारे पास state for each of the following physical quantities if it is a scalar or vector. आपको कुछ physical quantities given है, उसमें से आपको identify करना है कि कौन सी quantity scalar है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है. मैं रीड आउट कर रही हूँ एनसीईआरटी बुक में से ही. वॉल्यूम हम यहाँ लिख लेते हैं स्केलर और यहाँ लिख लेते हैं वेक्टर. तो वॉल्यूम इज अ कैसी क्वांटिटी है? वॉल्यूम स्केलर है. नेक्स्ट क्वांटिटी है मास. मास अगेन स्केलर है. नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें स्पीड. स्पीड अगेन स्केलर है. एंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. डेंसिटी. डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है. डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं डेंसिटी. ओके. नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स वो भी क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है. एंड वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है आपकी? वेलोसिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप बोल सकते हो, या सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है तो उसमें पढ़ा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. राइट. एंड एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी भी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? एंगुलर वेलोसिटी होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी. तो हमने लिस्ट आउट कर लिया है. क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज में से कौन सी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है. आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब आप जो है एनसीईआरटी बुक अपने साथ में लेकर बैठे, जिससे आप क्वेश्चन रीड आउट कर पाए और उसके साथ ही आप सॉल्यूशन समझ पाए. क्वेश्चन नंबर 2 है पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन फॉलोइंग लिस्ट. हमें पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज, पूरे में से हमें 2 स्केलर क्वांटिटीज पिक आउट करनी है. TW2 लिखा हुआ है. पिक आउट 2 स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है. क्वांटिटीज कौन कौन सी है? फोर्स. फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है. वर्क. वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है. वर्क स्केलर होता है. फिर करंट. करंट के पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इट्स नॉट फॉलोड वेक्टर एडिशन लॉ. इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी होती है? करंट स्केलर क्वांटिटी होती है. हमें 2 क्वांटिटीज क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करनी थी. आउट ऑफ दीज हमें दी हुई है. पहला दिया है फोर्स. फोर्स वेक्टर होता है. एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है. वर्क स्केलर है. करंट स्केलर है. लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. एंड रिलेटिव वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट दीज आर द कंसेप्टिव क्वेश्चंस, तो वो हमें डिस्कस करने चाहिए. यानी इसमें से हमें 2 स्केलर क्वांटिटी पिक आउट करनी थी. वो 2 स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है? वर्क एंड करंट. रिमेनिंग इज वेक्टर क्वांटिटी. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का. उसमें लिखा हुआ है पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज इन दिस फॉलोइंग लिस्ट. इस लिस्ट में से आपको वेक्टर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. पहली है हमारे पास टेम्परेचर. क्या है? टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. फिर है हमारे पास प्रेशर. स्केलर क्वांटिटी है. इम्पल्स. इम्पल्स को अलग कर लेते हैं हम. वैसे तो देखो ये इम्पल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ दे दिया गया है. इम्पल्स अभी मैं क्लियर कर देती हूँ क्या होता है. फिर हमारे पास है टाइम. टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. हमें निकालना है वेक्टर. वेक्टर मैंने निकाल कर अलग कर लिया है, लेकिन अभी उस पर डिस्कशन करेंगे हम. पावर. पावर कैसी है आपकी?
स्केलर क्वांटिटी है। टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ क्या बोलते हैं, टोटल पाथ लेंथ को डिस्टेंस, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। एंड देन एनर्जी, एनर्जी कैसी होती है, स्केलर। और फिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल खुद एक जो है कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आपका कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और फिर है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास में चार्ज, चार्ज हमको पता है स्केलर क्वांटिटी है। ओनली इसमें वेक्टर क्वांटिटी है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, उसे बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन में जो है उसमें हम इसको, जो 5th चैप्टर है हमारा, उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। स्केलर हमने अलग कर लिया, और इम्पल्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेट विद रीजन, स्टेट विद रीजन whether the following algebraic operation with scalar and vector physical quantities are meaningful। हमें ये बताना है कि जो भी हमें मतलब algebraic operations यहाँ दिए गए हैं वो meaningful है या नहीं है, ये बताना है। और अगर है तो विद रीजन, और नहीं है तो भी विद रीजन हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का 4.4 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसी का फर्स्ट पार्ट है, एडिंग एनी टू स्केलर्स, एडिंग एनी टू स्केलर्स। किसी भी दो स्केलर को हम ऐड कर सकते हैं, यस, लेकिन कब कब ऐड कर सकते हैं। देखो स्केलर क्वांटिटी तो लेंथ भी होती है, मान लीजिए लेंथ है वो है आपकी 10 मीटर, और वेट है और मास है आपका 40 किलोग्राम। कैन यू ऐड, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, नहीं। सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, लेंथ में लेंथ ऐड हो सकती है, मास में मास ऐड हो सकता है, यानी कि सेम डायमेंशन वाली चीजें ही हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग एनी टू स्केलर्स, बट कह तो सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों का डायमेंशन कैसा हो, सेम हो। डिफरेंट डायमेंशन यू कांट ऐड। ओके, ये मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन हमसे पूछा गया है। एडिंग एनी टू स्केलर्स किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन आंसर इज नो। ओके, ओनली कंडीशनल है कि कब ऐड हो सकते हैं, जब उनकी डायमेंशंस सेम हो। बी पार्ट है क्वेश्चन का, बी पार्ट यहाँ पर है हमारे पास में, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। नो, स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता। क्या 4 + 3 आई कैप को ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, तो सेम स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 है क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। यस, किसी भी वेक्टर, सी जो क्वेश्चन है, multiplying any scalar to the vector. So suppose m is a scalar quantity और a vector, तो we can get vector quantity ना। अगर किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सपोज 3 है और 3 को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो देन वी गेट 3a वेक्टर, तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ जाता है, राइट। नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन, multiplying any two scalars, we can multiply any two scalars, yes। देखो वर्क है ना, वर्क इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम, पावर भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, कर सकते हैं दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई। ठीक है, नंबर ई है, ये डी था, ई हमारे पास होगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एडिंग एनी टू वेक्टर्स,
एनी टू वेक्टर्स ओनली कंडीशनल ऐड हो सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड किया जा सकता है और एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को ही ऐड किया जा सकता है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी को ऐड नहीं किया जा सकता है। तो कंडीशनल हो गया ये तो, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन ना। नेक्स्ट है एडिंग a component of a vector to the same vector। तो सेम किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनका डायमेंशन सेम होता है, यस वी कैन ऐड, उनको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। दीज आर थ्योरी क्वेश्चंस बट दीज आर कंसेप्टिव क्वेश्चंस, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी पर बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट with reason it is true or false the magnitude of a vector is always a scalar quantity। true, देखो कोई भी वेक्टर है, सपोज हमारे पास में कोई वेक्टर क्वांटिटी है 5i के, सपोज यही एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें जो एक 5 है वो कैसा होगा, क्या कहता है वो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसका ही सेकंड पार्ट है ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट स्केलर होते हैं, नो, किसी वेक्टर के कंपोनेंट हमेशा वेक्टर ही होंगे। पढ़ा है ना हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, हमेशा वेक्टर ही होते हैं, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 3 है द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ particle, right? For true है the total path length is always equal to the magnitude of the displacement vector of a particle। but कब, जब मोशन कैसा हो, 1D में हो, 1 डायमेंशनल मोशन होगा, तो हमारा जो है टोटल पाथ लेंथ ऑलवेज इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। D, the average speed of a particle defined as the total path length divided by the time taken to cover the path। ये तो एवरेज जो स्पीड है उसका डेफिनेशन है is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same interval of time। it's true, ठीक है। ये देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज जो स्पीड है, यहाँ कहता है द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, जो एवरेज स्पीड है इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, या तो उससे मतलब थोड़ा या तो ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म आती है, एक आता है डिस्टेंस और एक आता है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ठीक है, ठीक है। एंड नंबर 3 है 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन can never add up to give a null vector। true, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.6 हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.7, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है गिवन है हमारे पास 4.7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है गिवन है a vector plus b vector plus c vector plus d vector equals to 0। Which of the following statement are correct? नंबर 1 है क्वेश्चन में a b c and d, a b c and d must each be a null vector। मतलब इसमें ये जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, नल वेक्टर है, टू बी अ नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है बट दे हैव डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है वो नल वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है बट उसके पास डायरेक्शन होता है, राइट। तो हमारे पास ये कहता है कि अगर कंडीशन ये है तो ए बी सी डी मस्ट ईच ऑफ बी आर नल वेक्टर। नो, करेक्ट नहीं है ये स्टेटमेंट, इनका कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये सब इक्वल हो सकते हैं 0 के, इनका सम 0 के इक्वल है, कंडीशनल है, बट इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे नल वेक्टर ही हों, ठीक है। और नल वेक्टर मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नल वेक्टर क्या होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, हमें कहा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, राइट। हमें ये बताना है कि करेक्ट है या नहीं है। वो देखते हैं, ए वेक्टर, यहाँ से देखो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस का बी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर। इसको ट्रांसपोजिंग कर दो, माइनस साइन टेक कॉमन, तो हमारे पास बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर मॉड लें तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर मैं मान लूं ये एक एक्स वेक्टर है माइनस ये एक वाई वेक्टर है, जहां एक्स वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर और वाई वेक्टर की वैल्यू है बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, सपोज ये एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सी पार्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। देखो हमें क्या कंडीशन दी हुई है, बोलता है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो यहाँ पर आप इसकी ट्रांसपोजिंग कर लो, माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, यानी माइनस साइन कॉमन, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, राइट, और दिस इज ए वेक्टर। अगर ये एक वेक्टर है इसका सम करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर ही आएगा, और ए वेक्टर, इट मींस इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम क्या कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जो मैग्नीट्यूड है कैन नेवर बी, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके इक्वल हो सकता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। दिस माइनस साइन फॉर डायरेक्शन, नॉट फॉर मैग्नीट्यूड, ये तो डायरेक्शन के लिए है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। वी कैन राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 girls skating on a circular ice ground of radius 200 meter started from a point P on the edge of the ground and reach at a point Q diametrically opposite to P following different path shown in the figure। हमारे पास एक फिगर है जिसमें जो है हमें पाथ शो किया गया है, ये है P एंड ये है Q, और ये पाथ है B, और ये पाथ है जिसका नाम दिया गया है A, और ये पाथ है जिसका नाम दिया गया है C, ठीक है। यहाँ नाम नहीं दिया होगा NCERT में, लेकिन आप इसे C कर लीजिए, ठीक है। What is the magnitude of the displacement vector for each? For which girl is this equal to the actual length of path sketched? ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, 3 girls skating on a circular ice ground on radius 200 meter। इसका जो रेडियस है वो हमें कितना दिया हुआ है, 200 मीटर गिवन है, राइट। और 3 गर्ल्स हैं ABC जो स्केटिंग स्टार्ट करती हैं P पॉइंट से, और वो सब कहाँ पहुंचती हैं, Q पर पहुंचती हैं, ठीक। और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच। देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, और हम ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये ए गर्ल यहाँ से यहाँ तक P से स्टार्ट होकर Q तक पहुंची है तो इसका पाथ क्या होना चाहिए, मतलब इसके लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो हमें P से Q के लिए क्या लाइन करनी पड़ेगी, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। अगर C से जाते हैं तो भी C जाती है P से Q तक तो भी स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PQ वेक्टर, एंड दिस इज 200 into 2, दिस इज 400 मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मैग्नीट्यूड में, 400 मीटर, राइट। उन्होंने हमसे दूसरा पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ।
तो कौन सी गर्ल के लिए, ये वाली उसकी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है बी गर्ल के लिए, और यही उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो फॉर गर्ल बी। इसका सेकंड का आंसर क्या आएगा, बी, फॉर गर्ल बी। ठीक है, उसने क्या किया है, एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्टेंस उसका सेम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। ये एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस दिया हुआ है हमें 1 किलोमीटर। r इक्वल्स टू 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, राइट। और कहां से स्टार्ट, ये एक सर्कुलर पार्क का सेंटर है O, ठीक। रीचेस द एज P, a cyclist start from the center of O of a circular park of radius 1 kilometer, reaches the as P, यहाँ पहुंचता है, ठीक है, of the park, and then cyclist along the circumference के along चलता है, and return to the center along, हमें डायग्राम ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया है QO, okay, and as shown in the figure, if the round trip takes 10 minutes, यानी कि उस ट्रिप को कंप्लीट करने में टाइम उसको कितना लगता है, 10 मिनट्स, और आप इसको सेकंड में बदल लीजिए तो 600 सेकंड लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर लीजिए। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी, एंड क्वेश्चन नंबर 3 एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, जहां से चला है वहीं वापस आ गया, और फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है। सेकंड क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हमारे पास 0 हो जाएगा। एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, ये निकाल लेंगे हम क्वेश्चन में। एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यहां से यहां तक कितना है, ये 1 किलोमीटर, ठीक। तो 1 किलोमीटर को क्या लिखेंगे, 1000 मीटर। यहां से यहां तक ये पूरे सर्कल का 1/4 है, यानी कि ये पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है जो उसने कवर किया है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, +2 पाई r अपॉन 4, प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 1000 मीटर अपॉन 600, राइट। तो और निकाल लीजिए, 1000 मीटर प्लस 2 पाई को लिखेंगे 3.14, r कितना है हमारे पास 1000 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, प्लस 1000 अपॉन क्या लिख देंगे हम 600, राइट। 4 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, 0, ठीक। और इसका पॉइंट हटाएंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, और आप इसको मल्टीप्लाई कर 5, ये हो जाएगा आपका 2 5 टाइम्स, और 5 से हो जाएगा 5 टाइम्स। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड 1000 और 1000 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2000, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 5 इज मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन ये एज इट इज बचा हुआ है हमारे पास अभी 600, ठीक है। 2000 प्लस 5 4 जा 22 और 7 और 5 3 जा 15 अपॉन 600, देन यू कैन राइट, ये हो जाएगा आपके पास 3570 अपॉन 600, 0 से 0 कैंसिल, और अब आप इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पर कितना आंसर आएगा, इसमें आंसर होगा 5.95 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज, क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड, ठीक।